मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी की जो तादाद में बहुत कम है लेकिन दौलत पर राज करते हैं। दी वेल्दिएस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, पारसीस। हम इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पारसीस की सबसे ज़्यादा तादाद भारत में रहती है। वो इंडिया कब आए और आखिर कैसे इतने अमीर तरीन बन गए, इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। अगर मैं आपको ये आदाद शुमार बताऊं कि पूरी दुनिया में पारसीस कौन से कंट्रीज़ में और भी मौजूद हैं, तो इंडिया में इस वक्त टोटल पारसीस की तादाद तकरीबन 60,000 बताई जाती है, 60,000। पारसी कम्युनिटी की एक बड़ी करैक्टरिस्टिक, एक खुसूसियत ये है कि वो बहुत चैरिटेबल होते हैं और इंडिया में आपको ऐसे पारसी ख़ानदान ज़्यादा मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी दौलत को क्योंकि चैरिटी पर खर्च किया, इस वजह से इस वक्त वो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं आते। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया में और कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पारसीज़ मौजूद हैं और कितनी तादाद है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पारसीज़ ईरान में हैं, जो कि 15,000 से 25,000 उनकी तादाद बताई जाती है। इसके बाद इराक, कुर्दिस्तान में कहा जाता है कि तकरीबन 15,000 उनकी तादाद है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में तकरीबन 15,000 के करीब पारसीज़ मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान में 7,000, कनाडा में तकरीबन 6,000 से 7,000 और यूके में इनकी तादाद तकरीबन 5,500 है। ताजिकिस्तान में तकरीबन 3,000, आज़रबाईजान में 2,000 प्लस, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में 2,000 और फिर अगर आप अरब कंट्रीज़ की तरफ, गल्फ़ की तरफ चले जाइए तो तकरीबन 2,000 पारसीज़ वहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान में ये तकरीबन 1,600 यानी कि 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से 1,500 के बीच पारसीज़ मौजूद हैं। लेकिन हम वापस चलते हैं इंडिया की जानिब, सब कॉन्टिनेंट की तरफ। पारसीज़ यहाँ पर कैसे आए? क्या पारसीज़ यहीं के रहने वाले नेटिव्स हैं? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ के रहने वाले नेटिव्स नहीं हैं। जो पारसी लफ्ज़ है वो पर्शिया से निकला है, तो पर्शिया यानी ईरान, पारसीज़ ईरान के हैं। लेकिन ईरान में जब 650 AD में अरब्स आए तो उस वक्त पारसीज़ को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि तारीख़ हमें ये बताती है कि कहीं पर भी कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा करने वाला अपने आप को फ़ातेह कहता है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले नेटिव्स उसको इन्वेडर कहते हैं। पारसीज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ ईरान में। जब पर्शिया, ईरान से भागकर पारसीज़ इंडिया आए तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने गुजरात में अपनी जगह बनाई। यहाँ पर उनको कहा गया कि उस सूरत में उनको असाइलम दिया जाएगा कि अगर वो कुछ कंडीशंस को माने। उसमें एक कंडीशन ये थी कि पारसीज़ की तमाम ख़वातीन, लेडीज़ साड़ी पहनेंगी और पारसीज़ मर्द किसी भी किस्म का कोई वेपन, कोई हथियार लेकर नहीं चलेंगे। उन्होंने ये बातें मान ली, जितनी भी कंडीशंस थी वो सब मान ली गई और उसके बाद गुजरात में पारसी बस गए। उस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख करीब थी। पारसीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उस वक्त आई कि जब 17th और 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ और यूरोपियंस ने इस तरफ का रुख किया और वो सब कॉन्टिनेंट में आए ट्रेडर बन के। उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की। उस वक्त पारसीज़ सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की वो कम्युनिटी थी जो सबसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के मालिक थे। यानी ये कि वो बहुत जल्दी घुल मिल गए अंग्रेज़ों के साथ, बहुत जल्दी उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए यूरोपियंस के साथ। बहुत जल्दी जितने भी लोग यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू और बाहर से लोग, फॉरेनर्स यहाँ पे तिजारत के लिए आए, तो सबसे पहले जिनसे उनके ताल्लुकात अच्छे बने वो पारसीज़ थे। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी कई एक लॉजिक्स दी जा सकती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यहाँ के नेटिव्स थे, जो यहाँ पर रहने वाले हिंदू थे, उनका वो अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे, वो अपनी ज़मीन से बहुत जुड़े हुए थे और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पसंद नहीं करते थे जो कि पारसीज़ को, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बात उनके कल्चर में वो वाली बात नहीं थी। यानी ये कि पारसीज़ ट्रैवल करके समंदर पार जाया करते थे, वो यूरोप जाते थे, वो चाइना जाते थे, चाइना से बहुत बड़ी ट्रेड होती थी। वो इसके अलावा अंग्रेज़ों के मुल्कों में जाया करते थे, जबकि यहाँ के रहने वाले नेटिव्स उस वक्त इतनी ज़्यादा खुले दिमाग या सोच के मालिक नहीं थे। लेकिन मैं इसमें एक
और भी सोच समझती हूँ। ये भी बात कही जाती है कि मज़हब में भी उस वक्त बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, जिसमें कि कोई अगर समंदर पार चला जाता था तो उसके लिए वो कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। ये सब चीज़ें उस वक्त मौजूद हुआ करती थी। पारसीज़ में ये बात नहीं थी। लेकिन इसकी एक बड़ी लॉजिक जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि पारसीज़ क्योंकि इस सरज़मीन के नेटिव्स नहीं थे, तो जब कोई बाहर से आता है तो जो नेटिव्स होते हैं यानी वहाँ के रहने वाले उस धरती के ही लोग वो पसंद नहीं करते कि कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है और वो हम पे कहीं कब्ज़ा ना कर ले। जबकि जो पहले ही बाहर से आया है, क्योंकि पारसीज़ तो वहाँ यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो तो ईरान से आए थे, तो उनके नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर तिजारत करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। जबकि यहाँ के रहने वालों के लिए उनसे ताल्लुक़ बनाना या अपने दिल से उनके लिए ये निकालना कि ये बाहर से आया है, ये ज़रा मुश्किल था। बहरहाल इस चीज़ को हम एक तरफ रख के ना आपको ये बताना चाहते हैं कि पारसीज़ ही वो कम्युनिटी थी इंडिया की कि जो सबसे ज़्यादा के ट्रेड में भी वही आगे बढ़े, और ट्रेड में वो इतना आगे बढ़ गए कि चाइना से जो एक ओपियम की तिजारत हुआ करती थी उसमें भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का काम था और उन्हीं का हिस्सा था। यही वजह है कि बिलियनियर्स बनते चले गए। अब आप जानते हैं कि चाइना से कपड़े की ट्रेड होती थी, जो एक बात ये कही गई ओपियम की ये भी होती थी। फिर यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त मलमल ऐसा हुआ करता था कि कहा जाता था कि एक जो उंगली में पहनने वाली रिंग अंगूठी होती है उसमें से पूरा थान मलमल का गुजर जाता था, जो कि तिजारत होती थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी। यही नहीं बल्कि जो अंग्रेज़ यहाँ पर लेने आए और जो सबसे ज़्यादा चीज़ लेकर गए, वैसे तो जितना भी लूट मार उन्होंने किया वो जो भी उठाकर लेकर चले गए, लेकिन जिस चीज़ की उन्होंने तिजारत की वो चाय थी। चाय की पत्ती उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो वहाँ पर ले गए चाइना से और सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, और इसके अलावा वो मसाले लेकर गए, मसाला जात जो है वो यहीं से वहाँ पर लेकर गए। ये सब ट्रेड और तिजारत में सबसे आगे रहने वाली कम्युनिटी पारसी कम्युनिटी थी। यही वजह है कि उस वक्त से लेकर अब तक भारत की सबसे अमीर तरीन कम्युनिटी कहलाई जाने वाली पारसी कम्युनिटी है, और फिर एक अरसे तक पारसी कम्युनिटी ने ही वहाँ पर राज किया। अगर हम इंडिया में रहने वाले चंद बड़े ख़ानदानों के नाम आपको बता दें तो उसमें एक तो आप जानते हैं कि टाटा के जमशेद जी टाटा जो है उनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, फिर इसके अलावा एयर इंडिया की जब हम बात करते हैं, टाटा मोटर्स की बात करते हैं, और बेशुमार ऐसे बिजनेसेस जो कि इनके मौजूद हैं। फिर पुणे वाला जिनके बारे में कहा जाता है कि $12 बिलियन उनकी नेटवर्थ बताई जाती है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन निकाली वो इंडिया में इन्होंने ही बनाई। फिर आते हैं गोदरेज की तरफ। गोदरेज के बारे में आप जानते हैं इनके कितने बिजनेसेस हैं। वाडिया फैमिली भी आप जानते हैं, और में बॉम्बे डाइंग और ब्रिटानिया और गो एयरलाइन इनकी है। वाडिया के हवाले से आप ये भी जानते होंगे कि क्योंकि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने एक पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से शादी की थी, तो वो यही फैमिली है। तो नस्ली वाडिया जो हैं उनका जिन्ना से ये रिश्ता बनता है कि वो उनकी बेटी के बेटे हैं। डॉक्टर होमी बाबा जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट कहा जाता है, और भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने। साइरस मिस्त्री और भी कुछ नाम हैं जो कि दी वेल्दिएस्ट फैमिलीज़ ऑफ इंडिया। पहला जो भी कारोबार बना है वो सब पारसीज़ की देन, उन्होंने ये सारे कारोबार स्टार्ट किए। पाकिस्तान के पारसीज़ भी दी वेल्दिएस्ट पीपल हैं। इसमें बहरामडी अवारी का नाम आता है। अवारी होटल्स के मालिक बहरामडी अवारी वो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इसमें जमशेद नसरवा जो कि कराची के पहले मेयर थे वो भी पारसी कम्युनिटी से। असफंदयार भंडारा जो कि पॉलिटिशियन है, अभी भी वो पॉलिटिक्स में है। जस्टिस दोराब पटेल एक ऐसे जस्टिस हैं जो भुट्टो के केस में उस बेंच में भी शामिल थे, और जस्टिस दोराब पटेल ही वो वाहिद जस्टिस थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जब फैसला किया गया था तो उस बेंच में उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था और कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी नहीं लगानी चाहिए। उस वक्त ज़ियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप थी, और उस वक्त उन्होंने ये हिम्मत की थी कि उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उस केस में। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझता, और फिर उसमें ये भी बात कही थी कि क्योंकि मैं पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो एक पीसफुल कम्युनिटी है और मैंने आगे जाके जवाबदेह होना है, तो मैं बिल्कुल भी ये फ़ैसला नहीं करूँगा कि ये फांसी का फ़ैसला किया जाए। अच्छा, इसके अलावा अर्धशेर काउस्टी जो कि कॉलमनिस्ट भी रहे, मेरा ख्याल है कि वो बाहर चले गए थे। अच्छा, फिर जमशेद मार्कर
जो कि एक ऐसे डिप्लोमेट हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, वो भी पाकिस्तान से। और फिर बब्सी सिद्धवा, एक बहुत मशहूर मारूफ राइटर, आइस कैंडी मैन और क्रोइटर्स और ये वाले नॉवेल्स जो उन्होंने लिखे, वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, यहाँ से वो चली गई, लेकिन उनका ताल्लुक़ यहीं से। नरगिस मवाल वाला, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स सारी काम सामने आया था, तो उसमें उन चंद साइंसदानों में, उस ग्रुप में वो भी शामिल थी। परफॉर्मिंग आर्ट्स और टेलीविज़न इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री, इससे जुड़े हुए भी कुछ सिंगर्स, आर्टिस्ट हैं ऐसे कि जिनका ताल्लुक़ पारसी कम्युनिटी से है। अब आखिर में इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पारसी कम्युनिटी इतनी कम तादाद में है। सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा पैसा, लेकिन कम से कम होते चले जा रहे हैं। इसकी 2-3 वजूहात बताई जाती हैं, जिसमें एक ये बात है कि पारसीज़ अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते, और अगर वो कर लेते हैं, कोई खातून कर ले, तो फिर उसकी नस्ल पारसियों में नहीं रहती, यानी वो फिर उस नाम से नहीं चलते। एक तो ये वजह है, और फिर ये भी बात कही जाती है कि उनका फर्टिलिटी रेट कम है और उनकी फैमिलीज़ में और ख़ानदानों में बच्चे कम होते हैं। वैसे तो आप देखिए पूरी दुनिया में जितने भी पैसे वाले ख़ानदान हैं, वहाँ पर आपको औलादें कम ही मिलेंगी। इसी के साथ इजाज़त दें।